हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड नेहा और आज है 29 नवंबर 2022। तो आज इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो रहा है सेंटर के ऊपर क्योंकि कॉलेजियम का जब चुनने का टाइम आता है तब सेंटर सही से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होता है जजेस का, और ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत हुआ है, ना कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस रहते हैं। तो ये जो केस हुआ था, जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, ये कब हुआ था? तो इसमें 3 ठो केसेस हमको पढ़ना होगा। पहला वाला है 1981 का फर्स्ट जजेस केस, जिसमें बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसको रिफ्यूज़ किया गया था। उसके बाद 1993 में सेकंड जजेस केस आया था, जिसमें बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस चूज करेंगे जजेस को और अपॉइंट उनको करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे। वो कुछ दिन तक लागू हुआ, लेकिन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ ये सही से नहीं हो सका। तो थर्ड जजेस केस आया 1998 में, जिसके तहत ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस रहेंगे जो कि अपॉइंट और ट्रांसफ़र करेंगे जजेस का। तो इस वजह से अभी हमारे कॉलेजियम सिस्टम के कितने मेंबर हैं? 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये जो 5 मेंबर होते हैं वो किसी भी पर्सन को, किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए चूज करते हैं और उनका नाम रिकमेंड करते हैं। किसको? लॉ मिनिस्टर को। और वो लॉ मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है ना, का ओनली इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोल के वो जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, वो जो चूजन पर्सन होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, उनके बारे में पता लगाना। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के बारे में। अब जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे चूज किया जाता है। तो हमारे जो फॉर्मर सीजेआई होते हैं वो रिकमेंड करते हैं किसी भी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को, और लेकिन उसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। हमारा दूसरा आर्टिकल है कि भितरकनिका में एक डेड क्रोकोडाइल मिला है, बहुत बड़ा साइज का, जिसका कि पेट में प्लास्टिक का ट्रेस मिला हुआ है। तो इससे हम जान सकते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये हमारा फ्लोरा और फौना, ह्यूमन लाइफ सबको कितना ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, और आगे और कितना करने लगेगा अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किए तो चलिए जानते हैं भितरकनिका के बारे में। भितरकनिका केंद्रापड़ा में है, जिसको कि 1998 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और 2002 में उसको रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया, और ये चिलिका के बाद सेकंड रामसर साइट है हमारे उड़ीसा का। और ये एक ऐसा ओनली प्लेस है जहाँ क्रोकोडाइल का 3 स्पेसीज मिलते हैं, सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर। और यही भितरकनिका में गहिरमथा मरीन सेंचुरी भी है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है वो भी देखने को मिलता है। तो हमारा तीसरा आर्टिकल है मंकी पॉक्स के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि WHO मंकी पॉक्स को रीनेम किया है एमपॉक्स के नाम से। तो जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब जो कि एनिमल से ह्यूमन को होता है। मंकी पॉक्स का वायरस पॉक्स विरिडे फैमिली से है। और फर्स्ट टाइम कौन सा कंट्री में मंकी पॉक्स देखने को मिला था? अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में। इसका सिम्टम चिकन पॉक्स के सिम्टम के साथ सेम है, और एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिया जाता है इसका ट्रीटमेंट के हिसाब से, क्योंकि अभी तक इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है।
इस आर्टिकल में और एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है WHO। तो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ अटेन हो सारे लोगों का, इस वर्ल्ड का जितने भी लोगों का, उनका हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ उनको अटेन हो। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। और अभी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो अभी हमारा जो क्लाइमेट चेंज ये सब हो रहा है, इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है ग्रेट बैरियर रीफ को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड मेनलैंड के ऊपर कोरल सी में देखने को मिलता है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और स्पेस से भी दिखता है। कोरल्स एक टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है और सिंगल कोरल को पोलिप्स बोला जाता है। तो ये कोरल्स वाटर बॉडी में जिंदा कैसे रहते हैं? ये बिकॉज ऑफ एन एल्गी जिंदा रहते हैं, और उस एल्गी का नाम है जुक्सांटे लेई। तो वो जो एल्गी होता है वो फूड प्रोवाइड करता है कोरल को, और कोरल प्रोटेक्ट करता है जुक्सांटे लेई एल्गी को। और एक रिसेंट न्यूज़ था कोरल्स के बारे में कि ब्लैक कोरल डिस्कवर हुआ है, एक न्यू स्पेसी है कोरल्स का, वही ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में। अब जानते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास और लक्षद्वीप आइलैंड के पास। इसके बाद का आर्टिकल है मौना लोआ के बारे में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि यूएसए के पास का हवाई आइलैंड में और पैसिफिक ओशन में दिखने को मिलता है। ये आर्टिकल में बोला गया है कि जिस एरिया में मलेरिया है वहाँ के लोगों में G6PD का डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। तो G6PD क्या है? ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया भी देखने को मिल रहा है। तो मलेरिया के बारे में चलिए जानते हैं। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज है जिसका कॉज है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जैसे कि अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादातर मलेरिया होता है। ये पैरासाइट किसके थ्रू फैलता है? ये अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटता है इन्फेक्टेड वाला तो होता है। तो मॉस्किटो बाइट से क्या होता है, ये पैरासाइट रिलीज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो कि हमारे लीवर को ट्रैवल करता है और वहाँ पे मैच्योर होके मलेरिया डिजीज़ क्रिएट करता है। इसका सिम्टम क्या क्या है? स्वेटिंग, हेडेक, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स, और ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है और इसका अदर नाम है RTS या SAS01। तो ये टारगेट करता है किसको? एक पैरासाइट जिसका नाम है P. falciparum, तो जो कि अफ्रीका में ज़्यादातर होता है। तो ये हो गया हमारे ये वाला आर्टिकल। अभी देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। रिसेंटली शिल्प गुरु नेशनल अवार्ड दिया गया है और उड़ीसा के 15 को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो ये अवार्ड किनको दिया जाता है? ये क्राफ्ट्स पर्सन को, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं और मास्टर होते हैं और दूसरे ट्रेनीज़ को क्राफ्ट सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था 2002 में, और वाइस प्रेसिडेंट ये अवार्ड देते हैं। हमारा ये आर्टिकल जो है ये एक रियलिटी चीज़ के बारे में है जिसका नाम है रापुंजल सिंड्रोम। तो इसके नाम के जैसे हमको पता है फेयरी टेल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रेपुंजल, तो इस कैरेक्टर का हेयर बहुत ही लंबे होते हैं। सिमिलरली ये सिंड्रोम या डिजीज़ के भी पेशेंट का हेयर के साथ कुछ रिलेशन है। तो क्या होता है ना कि इसमें पेशेंट के पेट में हेयर का गुच्छा दिखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें पेशेंट अपना ही हेयर नोच के खाने लगता है,
और ये पहली बार कब डिस्कवर हुआ था ये वाला डिजीज़ 1968 में। तो इसमें और कुछ बातें हमको याद रखनी होगी, जैसे कि ट्राइकोफागिया ये है कि हैबिट ऑफ ईटिंग हेयर, और ट्रिकोलोमानिया जिसका मतलब है कि हैबिट ऑफ पुलिंग हेयर। तो ये दोनों चीज़ें हमको इसमें याद रखना होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इनकोवैक के बारे में। तो इनकोवैक एक इंट्रानासल वैक्सीन है और ये भारत बायोटेक ने बनाए हैं। ये फर्स्ट इंट्रानासल वैक्सीन है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल है इफ़ी के बारे में। इफ़ी है इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका 2022 का वेन्यू था गोवा। ये 53rd एडिशन है और यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर, ये इसमें थे। और इसका अवार्ड किस किस को मिला है? इसका बेस्ट फिल्म का अवार्ड स्पेनिश ड्रामा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को मिला है। और याद रखने वाला बात ये है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड चिरंजीवी जी को मिला है। इस आर्टिकल में बोला है कि ओडिया IAS ऑफिसर मनोज कुमार साहू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो चलिए जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में मेंशन है और आर्टिकल 324 से लेके 329 तक पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ये सब है इलेक्शन कमीशन और इसके मेंबर्स का। पहले इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत अभी 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमिश्नर ओनली। तो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं? राजीव कुमार जी। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स होने तक एज। और अभी इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? न्यू दिल्ली में। हमारा लास्ट आर्टिकल है CAA या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो फिलहाल वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था कि कब CAA लागू होगा। तो इसमें बोला गया है, मिनिस्टर बोले हैं कि बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं CAA क्या है। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने CAA का बात बोला था कि ये बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। और ये पहले एक था सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उस एक्ट को अमेंड करके ये नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया है। इसमें बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं 3 कंट्रीज़ के, हमारे नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के, उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। तो माइनॉरिटीज़ में कौन कौन जाते हैं? सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जिनमें मुस्लिम इंक्लूडेड नहीं है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा ही बवाल मचा हुआ था। तो जो भी माइनॉरिटीज़ होंगे इस कंट्रीज़ के, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए हुए हैं और अभी जब अप्लाई करेंगे तो 5 इयर्स इंडिया में रह चुके होंगे, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा इंडिया का। लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ये CAA लागू नहीं होगा। वो कौन कौन सा एरिया है? कुछ ट्राइबल एरियाज़ जैसे कि आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, और कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। हमारे इंडिया के भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ हम इंडियंस को जाने में भी इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, जो एरियाज़ है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। हम कल फिर मिलते हैं। तो थैंक यू एंड टेक केयर।